आप लोग एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2। ये हमारे क्या है, एक सीरीज चल रही है जिसमें 2 पार्ट में हम राजस्थान की जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देने का काम करती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, चाहे निर्यात क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो काम करती है उन संस्थाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया था, यदि वह आपने नहीं देखा तो आप देखिए पहले। ये उसका पार्ट सेकंड है जिसके अंतर्गत हम सभी संस्थाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज की हमारी पहली संस्था रहेगी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, RSSML। राजस्थान राज्य में क्या उपलब्ध जितने भी खनिज है उनका वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करने, उत्खनन करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 30 अक्टूबर 1974 को हमारे राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी में देखें तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। बात करें आगे तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है, जो मुख्य रूप से क्या है, राजस्थान में जो औद्योगिक खनिज है उनके खनन और विपणन दोनों कामों में काम करता है। दोनों तरह के काम करता है, मतलब खनन भी करता है और विपणन करने का कार्य भी करता है। जो ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करना है। मेन काम क्या है? लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना है। क्या करना है? जो खनिज संपदा हमारे पास है, खनिज संपदा का क्या करना है? आधुनिक तकनीकों से दोहन करना, ताकि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। कंपनी के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ अल्प सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध भी है। क्या कंपनी के पास क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ क्या अल्प सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध भी इस कंपनी के पास ही है। शुरुआत की बात करते हैं, प्रारंभ में RSML द्वारा खनिज क्षेत्रों में खनिजों का अन्वेषण खुदाई के लिए नई दिशा में प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप क्या कंपनी उत्पादकता बढ़ाने और उच्च लाभ अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी है, तो कंपनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा है। क्या कंपनी है? कंपनी की क्या मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर भी कहेंगे, जिस पर क्या सीधा नियंत्रण उदयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस का होता है। और ये किस प्रकार है वो देखें। उदयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसका अधिकार इस पर है। तो ये कौन कौन से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर हमारे, एक तो है रॉक फास्फेट झामरकोटला उदयपुर में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर एक जिप्सम बीकानेर में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर एक लाइमस्टोन जोधपुर में, और ये बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर है लिग्नाइट जयपुर में। तो हमारे 4 जो गतिविधियाँ हैं उनमें पहला रॉक फास्फेट का तो झामरकोटला उदयपुर में है, जिप्सम का बीकानेर में, लाइमस्टोन का जोधपुर में और लिग्नाइट का हमारे जयपुर में। अब ये पता नहीं किस तरह से बनाया गया है, नहीं कि लिग्नाइट तो हमारे बीकानेर साइड होता है ज़्यादा, जबकि लिग्नाइट को जयपुर में किया है। जिप्सम हमारे क्या कहते हैं, नागौर अजमेर की तरफ होता है, तो उसको बीकानेर में किया है। तो रॉक फास्फेट उदयपुर में किया है, जबकि लाइमस्टोन हमारे चित्तौड़गढ़ की तरफ ज़्यादा मिलता है, तो उसे जोधपुर में किया है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 गतिविधियाँ हैं हमारी, तो उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के अंदर RSSML की। अगली यूनिट या अगली संस्था आती है हमारे राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, RSLDC की बात करें, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की बात करें, तो राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड राज्य के जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ाने हेतु और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित और अभिनव रणनीति तैयार करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। क्या? राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड। तो आप याद रखें, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य के जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए। फिर बात करें आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान राज्य भारत का पहला राज्य है। क्या? आजीविका पर मिशन बनाने वाला और शुरू करने वाला राजस्थान क्या भारत का पहला राज्य। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें राजस्थान पहले नंबर पे है। देश के विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल करके राज्य में कौशल प्रशिक्षण तंत्र स्थापित किया गया।
अब बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC के अंतर्गत 1111 से अधिक भागीदारी एजेंसियां सूचीबद्ध है। RSLDC राज्य में कौशल उद्यमिता के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहा है, और उन योजनाओं के बारे में देखें एक एक करके RSLDC क्या क्या कर रहा है। तो RSLDC के द्वारा राज्य पोषित योजनाओं कार्यक्रम की बात करें तो विभिन्न श्रेणियों के जो युवा हैं उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के RSLDC की जो मौजूदा राज्य पोषित योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। मतलब जितने भी राज्य पोषित योजनाएं हैं उनको दोबारा से नए सिरे से और उचित ढंग से शुरू करने की बात कर रहे हैं। रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ELSTP का पुनर्गठन क्या रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राजक्विक के रूप में किया गया। तो हमारे जो पहली की बात करें, पहली योजना है कौन सी, रोजगार परक कौशल विकास कार्यक्रम, इसका किसमें किया है, राजक्विक में, क्या राजक्विक के रूप में। और देखें तो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम या नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन, दो योजनाएं, एक तो जैसे सक्षम है और एक समर्थ है, इन दो योजनाओं के रूप में। सक्षम मतलब स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान और समर्थ के रूप में किया गया है। राज्य प्रायोजित सभी तीनों योजनाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई है और उसके अंडर चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, तो इस योजना के अंदर तीनों योजनाएं, एक तो सक्षम है, एक समर्थ है और एक राजक्विक है, तीनों योजनाओं को इसके अंदर चलाया जा रहा है। अब तीनों योजनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहली योजना आती है हमारे राजक्विक, जिसे कहते हैं रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। क्या रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्टकट में कहेंगे राजक्विक। तो के से कौशल, वी से विकास, कार्यक्रम से कार्यक्रम, राजक्विक। तो शुरुआत करते हैं इस योजना की। इस योजना में क्या है, इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवा हैं उनको बाजार मांग के अनुरूप, कैसे, जैसा बाजार मांगता है वैसे बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में, मतलब जिन जिन चीज़ों की खास ज़रूरत है, मार्केट जिनको डिमांड करता है, जिन जिन की खास ज़रूरत है, उन क्षेत्रों में क्या रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो उन क्षेत्रों में क्या रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट मनोनयन, रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय मतलब भर्ती, प्रशिक्षण, नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। तो भर्ती, प्रशिक्षण, नियोजन मॉडल को अपना करके क्या कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा क्या उन उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं जो क्या करता है, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार संबंधी मांग का पता लगाने और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा राजक्विक ये करता है कि ये योजना क्या करती है, हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर देगी। पहले तो रोजगार दे देंगे जैसी जरूरत है, फिर क्या करेंगे, विशिष्ट मनोनयन और रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय, ये मॉडल तो आपको पता होगा, पहले भर्ती करो, फिर उनको ट्रेनिंग दो, फिर उनको बढ़िया जगह नियोजन करो, लगाओ, मतलब तो ये सब करके रोजगार कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सुनिश्चित करेंगे। तो और फिर क्या करेंगे, वो कंपनियां जिनको कर्मचारी की जरूरत है, तो ऐसा उन उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि जो कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार संबंधी मांग का पता लगाने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब ऐसी कंपनियां जिनको ऐसे कर्मचारी की जरूरत है जिनको विशिष्ट ट्रेनिंग मिली हुई हो, तो उनको बुलाएंगे और उनको वहां पे नियोजन कर देंगे। फिर आता सक्षम। सक्षम की बात करते हैं रोजगार स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान या स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो युवा है, तो राज्य के युवाओं और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना है। क्या करना है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो युवा और महिलाएं, तो युवाओं और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करने हैं। तीसरा कार्यक्रम आता है हमारा समर्थ कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम आता है, समर्थ कार्यक्रम। तो इसकी बात करें तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो निर्धनता और हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं, वर्ग है और भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों के निवासी, दलित, आदिवासी, नारी निकेतन, बाल गृह के निवासियों
कारागार बंदियों को रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं वाले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनके माध्यम से हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो 3 कार्यक्रम है, एक तो राजक्विक, एक सक्षम और एक समर्थ। समर्थ में कौन कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी की बात करें तो निर्धनतम, हाशिए पर मौजूद समुदाय वर्ग, इस भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलित, आदिवासी, नारी निकेतन, बाल गृह के निवासी, कारागार बंदियों, इन सब के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे समर्थ कार्यक्रम के अंदर। फिर हमने बताया था कि एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। अम्ब्रेला कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मतलब मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शैक्षणिक महाविद्यालयों में क्या कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। कब? 7 नवंबर 2019 को हमारी ये योजना मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू की गई थी। ऊपर तीनों योजनाओं को क्या इसके अंदर डाल दिया गया है। तो कॉलेज, इसमें क्या होगा, कॉलेज परिसर में स्थित जो कौशल विकास केंद्र है, इस योजना में क्या होगा, कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के स्नातकीय जो स्नातक स्तरीय छात्रों को रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल और सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है, ताकि प्रशिक्षण के बाद में मजदूरी और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके। इस योजना का संचालन हमारे RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग, मतलब कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के तत्वाधान में किया जा रहा है। दोनों मिलके कर रहे हैं, RSLDC भी कर रहे हैं और कॉलेज शिक्षा विभाग, दोनों मिलके कॉलेजों में सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वहाँ ट्रेनिंग देंगे। और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन हमारे RSLDC द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के द्वारा कॉलेज परिसर में ही किया जा रहा है कि कॉलेज के अंदर ही हम इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। बात करें योजना की, तो योजना के अंतर्गत विद्यालयों के लिए 45 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जो कॉलेज के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि जब भी वहाँ पढ़ाएंगे कौशल के लिए, उसकी अवधि 350 घंटे होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घंटे सॉफ्ट स्किल के भी निर्धारित किए गए, मतलब किस तरह से बोलना है, किस तरह से बातचीत करनी है, ये वाली ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके अंतर्गत। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करें RSLDC द्वारा क्रियान्वित केंद्र पोषित योजनाएं। क्या RSLDC के द्वारा क्रियान्वित केंद्र पोषित योजनाओं की बात करें कि केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं RSLDC के अंतर्गत चला रही है। उसकी बात करते हैं, केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं RSLDC के अंतर्गत चलाती है, उसके बारे में करते हैं बात। पहली योजना आती है दीनदयाल उपाध्याय हमारी ग्रामीण कौशल योजना। क्या? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम है। क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का क्या कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य गरीब, जो ग्रामीण गरीब युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, न्यूनतम मजदूरी और उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी के साथ रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को कहाँ, उदयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया? इसकी शुरुआत हमारे 16 अगस्त 2014 को हमारे उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक आता संकल्प। संकल्प की बात करें तो स्किल एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये परमिशन नहीं, प्रमोशन है, तो इसे कहते हैं संकल्प। तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर, कहाँ, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर जो हमारा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है भारत सरकार के, तो दोनों स्तरों पर इसने संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों हेतु समस्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण के लिए स्किल एग्जीक्यूशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, मतलब संकल्प परियोजना शुरू की है। तो संकल्प परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने शुरू किया? भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने। और बहुत जरूरी ये योजना है, क्योंकि राज्य में क्या एक सुविकसित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है। अतः संकल्प परियोजना के अंतर्गत क्या उपलब्ध करवाया गया अनुदान
RSLDC को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्यक्रम क्या है, कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा। यह कार्यक्रम क्या करेगा, कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, ST, SC और विशेष योग्यजन प्रतिभागियों और समाज के अन्य वंचित समूह हैं, इनकी भागीदारी में भी वृद्धि करेगा। तीसरा आता हमारा प्रवास सहायता केंद्र। क्या प्रवास सहायता केंद्र की बात करें तो RSLDC के द्वारा क्या हमारे RSLDC क्या करती है के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर, मतलब जिस नगर में वो रहते हैं उस नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता करने के लिए 5 प्रवासन सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। क्या 5 प्रवासन सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है और इन केंद्रों के द्वारा प्रशिक्षित जो युवा होंगे इनको 90 दिन के लिए निःशुल्क निःशुल्क आवासीय सुविधा संकल्प प्रोजेक्ट के अंदर दी गई है। क्या जो संकल्प प्रोजेक्ट था हमारा उसी अंतर्गत क्या है 90 दिनों तक वो आराम से रह सकते हैं उसके अंदर। तो ये कहाँ हमारे देश के अंदर कितने 5 केंद्र बनाए गए हैं ऐसे, जो अपने गृह केंद्र से बाहर रह के काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा ये सब जिसने इसके अंदर संकल्प प्रोजेक्ट के अंदर ट्रेनिंग ली है। अब और कुछ विशेष योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। एक योजना आती है हमारे भोर कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, भोर कार्यक्रम की बात करें तो भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्विन्यास, जैसे भोर कहते हैं मतलब भिक्षुक मुक्त शहर, मतलब हमें क्या भिखारियों से मुक्ति पाना है, तो भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास जैसे भोर कहते हैं। तो RSLDC के द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। किस लिए, RSLDC के द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। तो ये चीज़ हमने देख ली। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति को त्याग कर, ऐसे व्यक्ति मतलब जो भीख मांगना है इसको त्याग करके सम्मान के साथ आजीविका अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए RSLDC के द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जयपुर में भिक्षुकों हेतु पुनर्वास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्या किया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रशिक्षण की कुल अवधि 840 घंटे मतलब 105 दिन की निर्धारित की गई है, जिसमें 15 दिवसीय ग्रूमिंग और काउंसलिंग का प्रावधान है। कितने 15 दिन का क्या है, ग्रूमिंग और काउंसलिंग का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 225 रुपये की दर से मजदूरी हानि क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी किया जाएगा, मतलब हर रोज़ 225 रुपये दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि वो भीख मांगते तो उनको कुछ तो लाभ होता, लेकिन ट्रेनिंग लेने के दौरान उनको इनकम नहीं होती, इसलिए उनको इस दौरान के 105 दिनों के लिए 225 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। फिर आता जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण जल स्वच्छता सहायता संगठन, तो ये भी हमारा RSLDC काम कर रही है। क्या काम कर रही है इसमें, RSLDC के द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के साथ संयुक्त प्रयासों से राज्य के समस्त 33, अब तो कितने जिले हो गए, 31 जिले हो गए हैं, तो 31 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर इनके क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के द्वारा प्रधानमंत्री दक्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री दक्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए RSLDC को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं कि भैया तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है इस दिशा के अंदर, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के युवाओं को लघु अवधि दीर्घकालीन प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण इनसे लाभान्वित किया जाएगा। क्या, लघु अवधि दीर्घकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण इनसे इनको लाभान्वित किया जाएगा। फिर आता है IM शक्ति। RSLDC और महिला अधिकारिता विभाग ने, क्या RSLDC और महिला अधिकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक नई योजना का नाम था इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना, जिसे IM शक्ति भी कहते हैं, वो शुरू की गई थी। ये योजना राज्य की महिलाओं और बालिकाओं के कौशल विकास हेतु विशेष प्रकार से डिजाइन की गई। तो इस तरह हमने RSLDC के द्वारा चालू किए गए बहुत सारे कार्यक्रम थे, कैसे कैसे कार्यक्रम थे केंद्र सरकार के और कैसे, उनके बारे में देख लिया। अब आता हमारा राजस्थान फाउंडेशन।
या तो राजस्थान फाउंडेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या क्या बताना है, तो राजस्थान फाउंडेशन के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने और अपनी भूमिका के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु, कि अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान सरकार के होते हैं। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब होते हैं। राजस्थान फाउंडेशन, आप तो ये तो समझते हैं राजस्थान फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। भाई हमारे देश विदेश के अंदर हमारे कर्मचारी काम करते हैं, लोग काम करते हैं, जब क्या है उनको हमारे देश की, हमारे राज्य की याद आती है, अपने एरिया की याद आती है। जैसे मान लीजिए कोई जोधपुर का व्यक्ति कलकत्ता में काम करता है, जोधपुर के व्यक्ति कलकत्ता में काम करने के दौरान याद आती है कि यार कितना बढ़िया हमारे वहाँ की मिर्ची होती है, हमारे ये होते हैं, सामान होते हैं, कपड़े होते हैं, जूतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब उसे याद आती, या तो वो काम छोड़ के अपने जोधपुर आए और अपनी चीज़ों का आनंद ले। तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार क्या राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है जो उनको याद आती है। कि जैसे को डांस वांस है, को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे उनके को ऐसा लगता है कि अभी भी वो अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान फाउंडेशन भारत और विदेशों के विभिन्न शहरों में बसे प्रवासी राजस्थानी NRI के साथ घनिष्ठ और लगातार संपर्क बनाकर रखता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन ने मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियां शुरू करने के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, कलकत्ता, सूरत, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू जैसे शहरों में चैप्टर्स भी खोले हैं। मतलब वहाँ पे राजस्थान फाउंडेशन के ऑफिस खोले गए हैं। चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स की कार्यकारी समिति के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन और नए सदस्यों का नामांकन करते रहते हैं। अब राजस्थान फाउंडेशन की बात करें, राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से काम किए गए उनकी कुछ ब्रीफ देखें। एक छोटा सा काम है, राजस्थान फाउंडेशन त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कर रहा है। हर 3 महीने में एक न्यूज़लेटर छापता है जो देश के भीतर और बाहर के जो प्रवासी राजस्थानी हैं या प्रवासी भारतीय हैं इनको व्यापक रूप से बांटा जाता है, दिया जाता है। इस प्रकाशन के माध्यम से राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासात्मक कदमों से प्रवासी राजस्थानी वर्गों को बताया जाता है कि हम कौन कौन से कदम उठा रहे हैं ताकि उनको पता चलता रहे। राजस्थान फाउंडेशन के न्यूज़लेटर का नवीनतम संस्करण है जो अक्टूबर 2022 में छापा गया था। उसका नाम था क्या था? माटी रो संदेश। अक्टूबर 2022 में छापा गया था। राजस्थान दिवस राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा बीकानेर हाउस नई दिल्ली में मनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फाउंडेशन द्वारा चंग नृत्य का आयोजन किया गया था जिसे शेखावटी के लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया गया था। तो इस तरह राजस्थानी फाउंडेशन क्या बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन भी करता है। फिर अगली संस्था आती हमारी रेरा। कौन सी संस्था? रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, इसे कहते हैं रेरा। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 भारत सरकार का, इसके द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से इसे लागू किया गया था और इस अधिनियम के सभी प्रावधान 1 मई 2017 से लागू हो गए थे। 1 मई 2016 से तो इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था और 1 मई 2017 से इसे ठीक से मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया गया था। 1 मई 2017 को, कब? 1 मई 2017 को राजस्थान सरकार के द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया था। कब? 1 मई 2017 को। इस अधिनियम और इन नियमों के अंतर्गत क्या जो अधिनियम है और इसके जो नियम है इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंट, क्या? आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा और रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल इसका गठन किया गया। कब? 6 मार्च 2019 को। आप इसे याद रखें, 6 मार्च 2019 को इनका गठन किया गया है। रेरा का एक वेब पोर्टल भी रेरा राजस्थान gov.in जो 1 जून 2017 से शुरू हो गया था। कब?
1 जून 2017 से इसको शुरू कर दिया गया था। इस वेब पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं, एजेंटों और शिकायतों के सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। क्या होता है? ऑनलाइन प्राप्त करते हैं जितनी शिकायतें आती हैं। तो रेरा की स्थापना हमने कर दी। अब आता है हमारा हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल की बात करें तो राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई थी। कब? 24 फरवरी 1970 को हमारे राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी। राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी आवासीय गतिविधियां राजस्थान राज्य के 7 शहरों से शुरू की थी और 52 सालों में क्या हमारे 67 जो शहर है वहाँ तक अपनी पहुँच बना ली है। राजस्थान 52 साल में 54 साल हो चुके हैं, तो यहाँ 54 कर लीजिएगा, 52 साल हो गए 54। तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं उनकी बात करें। एक आते ई बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक अनूठी योजना बनाई है, 10% दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए। इसकी शुरुआत की गई ई बिड सबमिशन के द्वारा, कि मतलब अपना घर ले लीजिए 10% देके। प्रीमियम संपत्ति की बात करें तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ई नीलामी मतलब खुली नीलामी के माध्यम से सभी डिस्पोजेबल आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को चिन्हित कर प्रीमियम संपत्तियों के रूप में पृथक रूप से बेचा जा रहा है। तो जितनी प्रीमियम संपत्तियां हैं तो प्रीमियम संपत्ति के रूप में उसको पृथक रूप से बेचा जा रहा है। फिर आता है अपनी दुकान अपना व्यवसाय। इस योजना में छोटे व्यावसायिक भूखंडों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो 27 मीटर वर्ग के छोटे और 27 मीटर वर्ग से बड़े। तो अपनी दुकान अपना व्यवसाय से इसको गिना गया है। 27 वर्ग मीटर से इसको पैरामीटर को तय किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो 27 वर्ग मीटर से छोटे व्यावसायिक भूखंड और 27 वर्ग मीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना के बाद पहली बार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम 1970 में 2 प्रमुख संशोधन किए गए, जिसमें बोर्ड को अतिक्रमण हटाने और देय राशि वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम में 2 उल्लेखनीय संशोधनों के बाद रिकॉर्ड 1.50 लाख वर्ग मीटर से अधिक अमूल्य भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। तो 2 संशोधनों में एक तो अतिक्रमण हटाने और देय राशि वसूल करने का अधिकार इनको दे दिया गया हाउसिंग बोर्ड को। फिर बात करें गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक सजग मोबाइल ऐप भी है इनका। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और संपूर्ण कार्य के प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप सजग विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को एक ही जगह पर एक साथ देखा जा सकता है। ये जितने भी हमारे निर्माणाधीन जो बन रही है, चालू है, उन गतिविधियों को क्या है एक साथ एक ही जगह पर देखा जा सकता है। फिर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवास मोबाइल ऐप। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राज्य के सभी जिलों के नगर निकायों में आवास मांग के आकलन हेतु एक मोबाइल ऐप RHB आवास विकसित किया गया है। जन भागीदारी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोबाइल ऐप RHB ग्रीन विकसित किया गया है। तो ये RHB ग्रीन क्या है? जन भागीदारी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये ऐप है, इसको विकसित किया गया है। और पिछले 3 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में इसमें व्यापक रूप से हमने वृक्षारोपण किया है। प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रतापनगर जयपुर में 65,000 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक कोचिंग हब विकसित किया गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 5 चौपाटियाँ मतलब सार्वजनिक फूड कोर्ट विकसित किया गया है। जयपुर वाले का तो 10 रुपये टिकट है अंदर जाने का, बहुत अच्छा है, शानदार है। मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का विकास की बात करें, जयपुर के सबसे बड़े पार्कों में से एक सिटी पार्क एंड फाउंटेन स्क्वायर नाम से एक 52 एकड़ में मानसरोवर जयपुर में विकसित किया गया है। सिटी पार्क में जयपुर का सबसे ऊंचा झंडा, राजस्थान का सबसे ऊंचा झंडा मतलब 213 फीट का स्थापित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर राजस्थान के एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की योजना बनाई गई, जिसमें रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस, स्विमिंग पूल, बैठक, सम्मेलन की अति आधुनिक सुविधाएं रहेगी। अब बात करें राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जिसे RSF CSL भी कहते हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में
कब? वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नगर निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसने क्या 27 दिसंबर 2010 से काम करना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। अब इस निगम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हमारे लक्षित समूह है इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव, परिवहन और वितरण सुनिश्चित करना, साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से क्या उचित मूल्य की दुकान है उनसे उपभोक्ताओं को गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य रहा। राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इनके तहत गेहूं, चीनी की आपूर्ति और गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चाय और नमक की आपूर्ति की जा रही है। तो हमारी गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हम चाय और नमक बेच रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इन दोनों के तहत क्या गेहूं और चीनी की आपूर्ति की जा रही है। पोस्ट मशीन के रखरखाव, अनाज लेखा रसीद और जमा प्रणाली, जिसे गार्ड्स कहते हैं, के अन्य कार्य भी निगम के द्वारा किए जाते हैं। जो हमारी पोस्ट मशीन होती है उसके रखरखाव और अनाज लेखा रसीद और जमा प्रणाली, तो ये कार्य भी हमारा निगम कर रहा है। फिर चीनी की बात करें तो चीनी के वितरण के लिए यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेंसी है। राज्य में अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 1 किलो चीनी प्रति राशन कार्ड प्रति परिवार के अनुसार दी जाती है। निगम के द्वारा खुले बाजार से चीनी खरीद करके निगम उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो पात्र परिवार है इनको चीनी का वितरण करता, चीनी बेचता है। और बात करें गैर सार्वजनिक प्रणाली की, तो राजस्थान की खुद का एक प्रोडक्ट है राज ब्रांड चाय, इसकी आपूर्ति क्या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की जाती है। तो इस तरह हमने 2 पार्ट के अंदर राजस्थान की जो संस्थाएं हैं, जो राजस्थान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देने का काम करती है सभी क्षेत्रों के अंदर, उनको देखा। ये सारी संस्थाएं क्या आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिविज़न करें, बार बार देखें। हमने आपको ये डिटेल से बताइए, अपडेटेड मतलब जितना अपडेट हो सकता है उतना अपडेट करने की आपको कोशिश की है, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर मार्क्स ले सकें। तो वीडियो आपको यदि थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।